दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन के लिए अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, लेकिन अभी तक राजद और कांग्रेस में सीटों की खींचतान जारी है। अभी तक महागठबंधन ने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हालांकि गठबंधन के दल अपने अपने दलों के सिंबल बांट रहे हैं, तो हो सकता है कोई अंदरूनी बात तय हो गई होगी और औपचारिक ऐलान नहीं होने का कारण सीटों का बंटवारा नहीं होना ही सिर्फ नहीं हो करके असंतुष्टों को साधने की भी कवायद हो सकती है, क्योंकि सभी दलों में जितने टिकट हैं उनसे कई गुना टिकट के दावेदार रहते हैं और जो टिकट की आशा में उस समय तक पार्टी में बने रहते हैं जब तक कि ये सुनिश्चित न हो जाए कि हाँ उनका टिकट कट गया। और इतना समय नहीं देना चाहती कि टिकट कटने के बाद वो नेता किसी दूसरी पार्टी में जा कर के अपना टिकट का जुगाड़ करे, चाहे निर्दलीय लड़ने की मन बनाए। इसलिए भी लगता है कि नामांकन के आखिरी क्षणों में टिकटों का ऐलान होता है ताकि असंतुष्ट वर्ग के सामने कोई विकल्प नहीं बचे और वो चुनाव में कोई मुश्किल खड़ा नहीं कर सके। ये बात तो हो गई टिकट बंटवारे के सवाल पर। अब आते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी क्या है सभी दलों की। पिछले कई चुनावों को देखें तो आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी। एक तरफ एनडीए गठबंधन होता था तो दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक और मोर्चा जीएडी, ग्रैंड एलायंस मोर्चा के नाम से अस्तित्व में आया है। हालांकि पिछले चुनाव में भी एक मोर्चा बनाया गया था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, बसपा की पार्टी सम्मिलित थी और उसने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन उस चुनाव में किसी भी दल को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। मात्र AIMIM के 5 कैंडिडेट सीमांचल से जीते थे, जिसने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में भी एक नया मोर्चा अस्तित्व में आया है जिसमें AIMIM की पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, जिनकी पार्टी के साथ गठबंधन बना करके लड़ने की योजना है। बहुत सी खबरें आ रही है सोशल मीडिया पर, तो कितने खबरों का जाल सा फैला ही रहता है। आप लोग देखते हैं कि इसमें तेज प्रताप को भी आने की संभावना, लेकिन इसका कहीं से कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूँ सोशल मीडिया का खबर ये सब है। दोस्तों, जिस तरह से दो धड़ों के बीच होने वाला चुनाव इन साल कई धड़ों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, आखिर इसका फायदा नुकसान किन पार्टी को कैसे होने की संभावना आप देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी, वो भी 3 सालों से बिहार की यात्रा कर रही है और फिर पार्टी बनी जनसुराज, और सारे सीटों 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की उसकी घोषणा है और उसके लिए सीटों की लिस्ट भी जारी हो रही है। तो इस वर्ष के चुनाव में कौन सा दल किस दल पर भारी पड़ेगा, कौन सा महागठबंधन सत्ता में आएगा, ये बड़ा रोचक बना हुआ है। एनडीए और महागठबंधन जो अक्सर सीधी लड़ाई हुआ करती थी, तो इस चुनाव में त्रिकोणात्मक फाइट के आसार हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि AIMIM कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिसने मात्र 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, इस चुनाव में उसने 32 सीटों के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है और गठबंधन के साथ करीब 100 सीटों पर उसका लड़ने का ऐलान है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिसने आबादी के आधार पर अल्पसंख्यकों को 40 सीट देने का अपने एजेंडे पर काम कर रही है और 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की उसकी योजना है। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये दोनों पार्टियां का नुकसान किसको उठाना पड़ेगा। एनडीए के जो भी घटक दल हैं और जो भी उनका वोट है वो तो इंटैक्ट दिख रहा है, लेकिन ये दोनों दल और एक गठबंधन
साथ में एक तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, ये सब पार्टियों के चुनाव में होने का आखिर नुकसान किसको उठाना पड़ सकता है। इस पर विचार करें तो ये देखेंगे कि ये सारी पार्टियां महागठबंधन के वोटों को तितिर बितिर करने की योजना सी लगती है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के मुख्य वोट समीकरण MY को निशाने पर लेकर के ये सब काम कर रहे हैं और चुनाव में कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं, इसका नतीजा शायद महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अफसोस की बात है कि महागठबंधन इन सब चीज़ों से अनजान बना हुआ है और अपने समीकरण को संभालने के कोशिश में नाकाम सा दिख रहा है। हालांकि वो चाहता तो इस समीकरण को काफ़ी हद तक संभाल भी सकता था, जिसमें मुख्य रूप से अगर AIMIM को गठबंधन में लिया जाता, क्योंकि उसकी डिमांड्स भी ज़्यादा नहीं थी। पिछले चुनाव में 5 सीट पर उसने विजय हासिल की थी, इस चुनाव में 6 सीट मांग रही, तो 6 सीट दे करके अगर उसको गठबंधन में शामिल किया जाता तो शायद बहुत हद तक उनके MY समीकरण में टूट को रोका जा सकता था। उससे होता कि कहीं भी कैंडिडेट्स उस पार्टी के होते नहीं तो वोटों का डिवाइड वहाँ रुक जाता। उसमें सिर्फ एक डिवाइडेशन के सूत्रधार बचते प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को जैसे भाजपा की B टीम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जैसे ओवैसी को भी किया जाता रहा है, लेकिन ओवैसी ने अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को भरसक धोने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत से महागठबंधन में अपने को शामिल करने का उन्होंने मांग रखा और बहुत प्रयास किया, जो पूरा प्रचारित है पूरे बिहार में। तो उस हिसाब से उनको B टीम होने का जो दाग है वो तो कुछ धुलता दिख रहा है और उनसे गठबंधन अगर हो जाता तो पार्टी का समीकरण बहुत हद तक इंटैक्ट रह सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है, जिसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ तो प्रशांत किशोर हैं ही, उनका तो ना ही कोई गठबंधन का प्रस्ताव है और ना ही किसी तरह के मेल जोल की बात वो कर रहे हैं। उनको तो सारे सीटों 243 सीटों पर लड़ना ही है, इनका ऐलान शुरू से ही ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि महागठबंधन के लोग काफ़ी आत्मविश्वास से लवरेज हैं और उनकी सरकार आ रही है, इसके प्रति वो काफ़ी आश्वस्त दिखते हैं, क्योंकि मीटिंग में पत्रकारों के साथ जब उनसे सवाल पूछा जाता है सरकार बनाने के प्रति तो काफ़ी आश्वस्त दिखते हैं और यहाँ तक कि वो शपथ ग्रहण में किसको बुलाया जाए इन सब बातों तक चले जा रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वो सरकार बनाने के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं। लेकिन कभी कभी अति आत्मविश्वास नुकसान का कारण होता है और अपने बिखरते वोटों को संभालने की बजाय सिर्फ अति आत्मविश्वास में होने से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इन सब बिंदुओं पर आप क्या महसूस करते हैं? क्या ऐसा आप देख रहे हैं कि AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं करने का फैसला महागठबंधन के कितने अहित कर सकता है? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। और प्रशांत किशोर, तेज प्रताप महागठबंधन को कितना नुकसान कर सकते हैं या उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन सब बातों पर भी अपनी राय हमें ज़रूर दें। और अगर ऐसा लगता है कि महागठबंधन ने AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं करके अपने लिए आत्मघाती कदम उठाया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जताएं अपनी राय, जिसका हमको इंतज़ार होगा। धन्यवाद।